Good morning, everybody. Myself, C.S. Sumit Goyal. First of all, we will discuss about बिजनेस लॉ. ये हमारा सब्जेक्ट है. लॉ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर बिजनेस लॉ डिस्कशन करेंगे. लॉ, इंट्रोडक्शन टू लॉ. लॉ यानी एक्ट. क्या है लॉ? Set of rules and regulations to manage the society, या कह दो to manage the behavior of people. नोट करना करो, ना भी करोगे तो ये क्लासेस जो हैं ये अवेलेबल रहती हैं हमारी ऐप के थ्रू, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं. चलो, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द सोसाइटी. अब आप सोसाइटी में, वी ऑल आर सोशल एनिमल. सोसाइटी में रहेंगे तो हमें रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, वरना हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे. जैसे जानवर है, उसके लिए कोई ऐसा रूल, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. तो सोसाइटी में रहना है तो कुछ लॉ हम पे एप्लीकेबल हैं, वी हैव टू फॉलो इट. और आप कल को ये नहीं कह सकते कि आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट द लॉ, मुझे नहीं पता था, ये आप नहीं कह सकते. यू मस्ट अवेयर अबाउट ऑल लॉज ऑफ इंडिया विच आर एप्लीकेबल टू जनरल पब्लिक. आप क्या नाम बेटा आपका? लास्ट, हाँ, विवेक. विवेक ने बाइक ली. इनको नहीं पता था कि इसको मोटर व्हीकल के लिए क्या है, लाइसेंस भी चाहिए होता है, इसका पोल्यूशन कार्ड भी होता है, इंश्योरेंस तो चलो आजकल एजेंसी वाले करवा के ही देते हैं नए व्हीकल पे. तो इनको नहीं पता था. ये आराम से बाइक दौड़ाए जा रहे हैं, 5-4 दिन बाइक चलाई इन्होंने. एक दिन पुलिस वाले ने रोक लिया. इनसे पूछा लाइसेंस, कहता वो क्या होता है, कुछ नहीं पता. पोल्यूशन कार्ड, कहता वो क्या होता है. उन्होंने कहा बेटा चलान होगा आपका, पनिशमेंट है, इस पे फाइन होगा. कहता अंकल जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों पे करूं फाइन, मुझे किसी ने बताया ही नहीं. तो आपको घर बताने कोई नहीं आएगा. यू मस्ट अवेयर अबाउट द लॉ, आपको पता होना चाहिए. पनिशमेंट होगी, अब आपको फाइन पे करना पड़ेगा, इसके बाद आपको खुद ही पता लगा. कुछ बच्चे पढ़ते थे ग्रेजुएशन के, दिल्ली गए, गर्ल्स थी, दिल्ली गए, कोई शायद ट्रेड फेयर ज्वाइन करना होगा उन्होंने. वहां से आए, वो कहते सर एक बात बताओ, हम लोग ना दिल्ली की रोड पे जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया. मैंने कहा व्हीकल कौन सा था? कहते पैदल. पैदल रोड क्रॉस कर रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया, सबसे 100 रुपए ले लिए. कहते पता नहीं क्या हुआ, हमसे तो 100 रुपीज लेके एक स्लिप दे दी. मैंने कहा आपका बेटा चलान कटा था वो कहते क्यों? मैंने कहा रोड क्रॉस की थी. कहते हाँ. मैंने कहा वहां पे कोई व्हाइट कलर की क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग थी? क्या नहीं. मैंने कहा इसीलिए आपका चलान हुआ. जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना होता है रोड, और आप कहीं भी रास्ते में रोड क्रॉस कर रहे हैं तो इस पे भी क्या है, फाइन है. अब वो उनको पता नहीं था, इस चीज का चलान हो गया. तो ये कोई बताएगा नहीं. ठीक, क्या नहीं बेटा आपका? मोनिका. अब मोनिका अगली बार रोड क्रॉस करती हैं तो देखती हैं जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करूं, नहीं तो मेरा भी चलान हो जाएगा. लेकिन सिरसा घूमती रही, जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं मिली. कहां से क्रॉस करे? वो एक बार लगा के जाते हैं, 10 दिन 20 दिन में वो साफ हो जाता है सारा, दोबारा कौन आता है? कहां ढूंढोगे जेब्रा क्रॉसिंग? तो रूल मेकर ने रूल तो अच्छे बनाए, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो पाते, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते. मैं तो ये कहता हूं लॉ बनाओ तब जब वो इन्फोर्स हो सके. आपके पेरेंट्स ने कह दिया, या आपको ट्यूशन पढ़ते हो टीचर ने कह दिया बेटा फोन नहीं चलाना, पेरेंट्स ने भी कह दिया फोन नहीं चलाना, रोक के दिखा दो. वो चलाए जा रहा है, टीचर से भी नहीं रुक रहा, पेरेंट्स से भी नहीं रुक रहा. क्या फायदा है इससे? क्या हो रहा है? पेरेंट्स की इंसल्ट ही हो रही है ना, जब वो रुक तो रहा ही नहीं. इससे अच्छा आप रूल बनाते क्यों हो जो फॉलो होने ही नहीं? रूल लो हो तो वो इन्फोर्स हो ना, पनिशमेंट हो, फिर ही लो का कोई फायदा है, वरना उसको
फॉलो करे ही ना कोई तो आपकी इंसल्ट है लॉ मेकर की। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना भी एक पनिशेबल एक्ट है, ऑफेंस है। लेकिन आप देखो कई बार पुलिस वाला ही जाता हुआ स्मोकिंग करता है, क्या कर लोगे आप? और जनरल पब्लिक में कोई स्मोकिंग कर ले भैया, अंदर बैठ के कर, पोल्यूशन से हम भी परेशान हो रहे हैं, तो उसका कोई फाइन क्या है? 100 रुपए का फाइन हुआ नॉर्मली। क्या है वो? कहता लो 100 रुपए ले, रोकना मत मेरे को। ये हाल हो गया है। तो सिस्टम ऐसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लॉ बहुत हैं और सभी लॉज की नॉलेज हो जरूरी है, लेकिन वही बात है हमारी लिमिटेशंस है। कम से कम उन लॉज की तो आप नॉलेज रखो जो आपसे रिलेटेड है। जैसे व्हीकल है तो आपको व्हीकल से रिलेटेड सारा लॉ पता होना चाहिए। बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस के लॉस का पता होना चाहिए, अदरवाइज एक अच्छा बिजनेसमैन आप नहीं बन पाएंगे। लॉसफुल हो सकता है आपका बिजनेस, आप पे एक्शन हो सकता है। दैट्स वाई कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और यहां सीए कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉ मेन सब्जेक्ट उसके अंदर रखा गया है ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो लॉ क्या है? set of rules, regulation to manage the society, to manage the behavior of people, ताकि उनको मैनेज किया जा सके। जैसे जैसे टाइम के साथ जरूरत हुई तरह तरह के लॉ बनाए गए। फॉर एग्जांपल आज से 400-500 ईयर बैक चलें तो क्या एक्सीडेंट केस थे? रैश ड्राइविंग के, ड्राइविंग का घोड़ा गाड़ी होती थी, वो कौन सा टकराते थे, एक्सीडेंट हो जाएगा, साइड लगा दी, था कोई? नहीं। क्या पोल्यूशन कार्ड होता था उनका? उनका कौन सा पोल्यूशन कार्ड होता था? इंश्योरेंस होता था। नंबर प्लेट? उनकी कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती थी, तो कोई लाइसेंस भी नहीं उसको राइड करने के लिए, जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे व्हीकल यूज होने लगे ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, चोरी भी होने लगी, एक्सीडेंट भी होने लगे, तो गवर्नमेंट को जरूरत हुई तो उन्होंने एक्ट बनाए तरह तरह के। लेटेस्ट में जो एक्ट चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है। लेटेस्ट में जो इन्फोर्सेबल है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटर व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस भी चाहिए, पोल्यूशन कार्ड चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, वरना आपका क्या होगा? चालान होगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट बहुत वास्ट है, पर इंडिया में ना कोई भी चीज को इन्फोर्स करना आसान नहीं है, लोग जुगाड़ ढूंढते हैं इंडिया में। अब एक जूस वाली रेडी देखी होगी आपने, जूस वाली, गन्ने के जूस वाली, वो रेडी पे ही मोटर लगा के चला के जा रहा होता है, उसको देखा आपने? चला के जा रहा होता। अब आप उसे क्या बोलेंगे? मोटर व्हीकल? वो कहता है रेडी है भाई साहब, मोटर लगा रखी है, उस पर जनरेटर वो होते ही ना जूस वाले का, उसी पे रेडी चल रही है उसकी, तो ये मोटर व्हीकल है। मोटर लग गई ना तो मोटर व्हीकल हो गया। बड़े सिस्टम इस तरह के चलते हैं। जैसे अब कुछ लॉज हैं, जैसे इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स कहता है अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर, तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी, बताना होगा आपकी इनकम कितनी है, क्लियर? बताना होगा कितनी है। एक बंदा हैंडीकैप था, उसने 2 टायर एक्स्ट्रा लगा लिए, गिरे ना स्कूटर पे, ऑफिसर कहता है भैया 2 + 2 कितने टायर हो गए तेरे? 4। और जिसके पास 4 व्हीलर हो, मोटर व्हीकल हो, उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है, उसे बताना पड़ेगा व्हाट्स योर इनकम। हो गए ना 4 तेरे? कहता क्यों यार मेरा मजाक बना रहे हो, ये तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा व्हील लगाए हैं, गिरू नहीं। ऑफिसर कहता है एक्ट में तो क्या लिखा है? 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, हो गया 4। कोर्ट में गया केस, बात उस बंदे की नहीं थी, बात लाखों हैंडीकैप्ड लोगों की थी, तो कोर्ट ने माना इट्स नॉट अ 4 व्हीलर। जब ये टायर उतार दें इसके, तो ये क्या इंडिपेंडेंटली 2 व्हील पे चल सकता है? यस, इट मींस इट्स अ 2 व्हीलर। हिंदुस्तान में तो 3 टायर पे ट्रैक्टर भी चलाए घूम रहे हैं, वो कई बार टायर उतार देते हैं खराब हो जाए तो कई बार लॉ मेकर ने लॉ बनाया, उसकी इंटरप्रिटेशन को लेके डिस्प्यूट होता है कि एक्ट यानी लॉ में जो लिखा गया वो क्या सेंस है। आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाले ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी कुछ कह रहे हैं, क्या सही और क्या गलत, हर चीज बारीकी से लॉ में लिख देना तो लॉ बहुत बड़े बन जाएंगे।
तो लॉ लिख दिया लॉ मेकर ने, उसको इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को मोटर व्हीकल के रूल पता लगते हैं। जैसे एक जस्टिस एक्ट 2015 जुवेनाइल होता है, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो माइनर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में लिखा जुवेनाइल यानी माइनर। मुझे लगता है आप लोग भी सब माइनर ही हैं। जुवेनाइल बहुत मजे में माइनर है, क्योंकि आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है। हिंदुस्तान में जो लॉ है ना, माइनर को प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो बिजनेस लॉ है उसमें भी माइनर को बड़ी प्रोटेक्शन है कि बच्चा है सर, बच्चा है, नहीं पता होता। माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करता है। इवन कुछ हीनियस क्राइम छोड़ दें, मर्डर वर्डर इस टाइप के, नॉर्मली माइनॉरिटी की एज क्या है 18। 18 प्लस हो तो आप क्या हो, मेजर, अंडर 18 माइनर। लेकिन कुछ क्राइम है बड़े बड़े, उसमें 16 प्लस को ही क्या मान लेंगे, मेजर। माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं, क्योंकि माइनर ने पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, तो उन्होंने कुछ केसेस में हीनियस क्राइम में माइनॉरिटी की एज कम करके क्या कर दी है 16। बिजनेस के डिस्प्यूट में आज भी एज क्या है मेजॉरिटी की 18। ओके, माइनर के प्रोटेक्शन में एक्ट में लिखा गया कि माइनर को मान लो, मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी माइनर है, बच्चा है बेचारा, मैक्सिमम ना 3 ईयर के लिए उसे रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है। रिहेबिलिटेशन में कितने साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल। बड़े बड़े क्राइम कर देता है माइनर, कोर्ट कहता है बच्चा है, अभी इसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ, हो गई गलती, तो इसे क्या है 3 साल के लिए करेक्शन हाउस में भेज दो। क्या करो, करेक्शन हाउस कह दो या रिहेबिलिटेशन, सुधारेंगे इसको, क्या पता बेचारे को, सुधारेंगे इसे, वहां भेज देते हैं। वो भी कितने साल, 3 साल। कोर्ट में बच्चा खड़ा है बड़ा क्राइम करके, एक जज से मेरी बात चल रही थी, ब्रदर मेरा एडवोकेट है, जैसे कोई उसकी मैरिज में घर पे आए कोई जज साहब, मैडम थी, तो कोई बात चल रही है माइनॉरिटी पे लेके, कहती सर बहुत बुरा हाल है, माइनॉरिटी की एज का थोड़ा सोचना चाहिए, सरकार को क्या कर देनी चाहिए, मेजॉरिटी की एज 18 को कम करके 15 कर देनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है 18। तब तो 7th 8th ईयर के अंदर तो स्कूल में जाते थे बच्चे, ये सब चीजें क्या है, वो एज धीरे धीरे मतलब वो समझदार होते थे। अब क्या है 2.5 साल का बच्चा यार फ्लुएंट इंग्लिश बोलता फिरता है, तो वो समझ की जो एज है वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए मेजॉरिटी की एज। चलो, उस जज साहब ने बताया, कहते जी एक मेरे विटनेस बॉक्स में बच्चा खड़ा था माइनर, मैंने पूछा उसने मर्डर किया था अपनी मदर का, उसने पूछा कि हाँ तूने क्या किया, कहते गला रेत दिया था। अब जज पढ़ी लिखी, उसे क्या पता गला रेत देना किसे बोलते हैं। असिस्टेंट ने बताया मैम ये कह रहा गला काट दिया था, रेत दिया मतलब गला काट दिया था। कहती मैं शॉक थी कि वो दबंग बना खड़ा था, उसको बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उसने क्राइम किया है। ब्रेक हो गया, मैं बाहर आ गई, वो कहते अभी अनाउंसमेंट करनी थी क्या उसके लिए पनिशमेंट है। तो मैं सोच रही थी भी ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल दिख रहा है और ये इस एज में बहुत बड़े क्राइम करने लग गया है, माँ रोकती होगी, गला काट दिया उसका। तो माँ का ही नहीं ख्याल रखा तो औरों का तो कहां से हाथ कंपेंगे उसके क्राइम करते। लेकिन जज चाहती है कि इसे लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दूं या इसे क्या है टू बी हैंग, लेकिन मैक्सिमम लॉ में क्या लिखा है 3 ईयर। आप उससे ज्यादा जजमेंट दे ही नहीं सकते, 3 साल से ज्यादा, और वो भी जेल में कैदियों के साथ नहीं रहता, वो कहां जाता है करेक्शन हाउस में। इंप्राइजनमेंट ऐसी होती है, सुधारते हैं, सुधारते तो क्या है वहां बड़े बदमाश बन के निकलते हैं, ये वहां जाते हैं ऐसे ही होते हैं वहां सारे, उसको देख के वहां से 3 साल बाद बाहर आते हैं और पक्के होके हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। तो लॉ में जो लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता, लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा। बच्चा आपसे उधार माल ले गया दुकानदार से, कोई सामान, कोई एलईडी टीवी ले गया, कोई एसी ले गया या कोई बाइक ले गया, और कल को पैसे मांगो उसके पास नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग, बच्चा है, कोर्ट कहता है ही नहीं। अगली बार आपने सोचा मेरी बारी है, बच्चे से आपने लोन ले लिया 10 लाख का, वो बच्चे से लोन ले लिया, पैसे कमाता था कोई 10 लाख का,
मांगता है तो आप कहना है ही नहीं। बच्चा कोर्ट में गया तो जज डबल पनिशमेंट देगा बच्चे को ठगने की, तो उल्टा नहीं होगा, वो आपका सब कुछ कर सकता है, आप उसको ब्लेम नहीं कर पाओगे। लॉ है, माइनर को प्रोटेक्ट करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिख दिया कि माइनर को अगर आपने टबाकू सेल किया, टबाकू सेल, इट्स अ क्राइम। बच्चे तो रुकते नहीं सरकार से अब कि स्मोकिंग करने से बच्चों को डराया जाए, और एक्ट भी थोड़ा सॉफ्ट है। तो सरकार ने पता क्या रूल बना दिया, दुकानदार को कह दिया कि तूने बच्चे को टबाकू बेचा ना, तेरे को 7 ईयर के लिए जेल में डाल देंगे। बोलो, वो तो रुक नहीं रहा जो स्मोकिंग कर रहा है। दुकानदार को कह दिया कि सेलिंग ऑफ टबाकू प्रोडक्ट्स टू माइनर इज ऑफेंस, यू कैन बी पनिश्ड फॉर 7 ईयर। जुवेनाइल यानी माइनर केयर एक्ट है, जस्टिस एक्ट 2015। बोलो, अब वो पनवाड़ी है, उससे कोई सिगरेट लेने आया तो वो उसको ये कहेगा बेटा तेरा 10th का सर्टिफिकेट दिखा, फिर ये अंकल रहने दे, तूने नौकरी रखना है मुझे, क्या बेटा तेरे को तंबाकू बेच नहीं सकता, मैं फंस जाऊंगा। सिगरेट पीनी है तो पहले मुझे 10th का वो दिखा, एविडेंस दिखा, आधार कार्ड दिखा तो बेचूंगा। कहां पॉसिबल है, आपको पता है, लेकिन लो ऐसा है, कभी फंस गए तो फंस गए, वो तो रुकते नहीं। ऐसे करके ना लो बहुत से बने हुए हैं, पर हमें पता होना चाहिए। कल को शॉपकीपर ये नहीं कह सकता मुझे तो किसी ने बताया नहीं, जब वो आगे पुलिस वाले तो एक्शन होगा। ठीक है। एक बार आपको पता है लेबर लॉ में क्या है, लेबर लॉ में माइनर से रिलेटेड क्या है, नहीं करवा सकते, अंडर 14 से काम करवाना पनिशबल है, पनिशमेंट मिलेगी। एक बार यहां पे देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चल रहा था चाइल्ड लेबर में, पीएचडी में जो बच्चे एनरोल होने थे तो उसके रिगार्डिंग वाइवा चल रहा था। मैं भी गया हुआ था और भी मेरे साथ 1-2 टीचर गए हुए थे, तो वहां यही इसी टॉपिक पे बोला जा रहा था कि भाई चाइल्ड लेबर बंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, क्राइम है, ये है, वो है, उनका बचपन छीन रहे हैं। थोड़ी देर में वो जो स्पीकर थे वो बैठ गए सोफे पे, उनके लिए चाय आई, चाय लेके आने वाला भी ऐसा ही था बच्चा, सारे हंस रहे थे। बोलो अब रोक लो, चाय मत पियो ये वाली, क्योंकि वो भी चाइल्ड लेबर ही है, आपके लिए चाय लेके आ रहा है। तो वही बात है कि रोकें कैसे। एक शॉप पे गया मैं, ये बिल्कुल रेलवे क्रॉसिंग से जस्ट पहले, नाम नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनकी शॉप पे गया बाय चांस। तो क्या हुआ, मैंने देखा यार लड़के वो अपने जो काम करते थे, वो अफरा तफरी मची हुई थी। तो 2-3 ऑफिसर से आए, वो एक बच्चे को रोक के कह रहे हैं हाँ कैसे आया हुआ है, कितनी पे मिलती है, कहता नहीं पे मिलती। कहता कैसे, यहाँ पे कैसे है, क्या मामू लगता है, दुकान वाले को कह रहा है मेरा मामू लगता है, मैं तो छुट्टियों में आया हूँ। दूसरे से पूछा, वो कहता चाचा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, 3-4। मैं समझ गया ये चाइल्ड लेबर है सारी, और सारी ट्रेन कर रखी है। वो रेड करने आते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं, कहीं से न्यूज मिल गई, और उन्होंने चाइल्ड लेबर जो है वो सारे बच्चे ट्रेंड कर रखे हैं। भाई तेरे से कोई पूछेगा, तूने ये नहीं कहना मैं सैलरी पे नौकरी कर रहा हूं, तू कहना मेरा चाचा ताया है जो भी है, ताकि क्या है एक्शन ना हो, ट्रेंड कर देते हैं। अब देखो लॉ इन्फोर्स करने इसी तरह से कई बार मुश्किल हो जाते हैं। जो लॉ है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है, लॉ मेकिंग कौन बनाएगा, 2 तरह के एक्ट है, या तो बनाएगा पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, 2 तरह से लॉ बनता है, यानी लॉ कह लो या एक्ट कह लो कोई भी। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस आपने सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, वो बनाते हैं सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट। जैसे कि आपने कंपनी एक्ट सुना, कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट जो है, जीएसटी एक्ट्स हैं 1961, सीजीएसटी एक्ट 2017, ये एक्ट भारत सरकार के हैं। किसने बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, लीडर्स, नेता, एमपीज। सिरसा का एमपी कौन है, हरियाणा सिरसा का एमपी कुमारी शैलजा, कांग्रेस से है ना एमपी।
ये वहां बैठते हैं, पूरे इंडिया के जितने भी एमपी 543 ये वहां बैठते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, वहां पे एक्ट बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो लॉ मेकर कौन है? नेता। सेंट्रल एक्ट है जो इंडिया गवर्नमेंट के, वो कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की स्टैंप लगती है, फाइनली एक्ट बन जाता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, जैसे आप हरियाणा में हो, कुछ लॉ ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार बना रही है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड पूरे लॉ कौन बना रहा है? स्टेट्स। हॉस्पिटल से रिलेटेड, पुलिस कंट्रोल को लेके, ये किसके लॉ हैं? स्टेट के। स्टेट उसका रूल बनाएगी। कहां बनता है? हमारी असेंबली, विधानसभा, हिंदी में बात करूं तो। स्टेट असेंबली कहां है? हरियाणा की कहां है? चंडीगढ़ में। राजस्थान की कहां है? जयपुर में। वहां कौन बैठते हैं? वहां भी नेता बैठते हैं। कौन से? स्टेट के लीडर। कौन बैठते हैं वहां? एमएलए। हमारे सिरसा के एमएलए साहब कौन है? गोकुल सेतिया। अभी इलेक्शन हुआ था, गोकुल सेतिया। ऐसे ही करके हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं वो स्टेट कैपिटल चंडीगढ़ में बैठेंगे, हरियाणा की कैपिटल, स्टेट असेंबली में मिलके वहां लॉ अप्रूव करेंगे। लेकिन एमपीज बैठते हैं कहां? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट वो बनाएंगे। तो लॉ मेकर कौन हुआ? पार्लियामेंट या असेंबली। गवर्नमेंट उसे क्या करती है? इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन बाय पुलिस एटसेट्रा या सीबीडीटी। जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट ने बना दिया, अब सरकार एक्शन लेगी, उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? इन्फोर्स कौन करवाएगा? गवर्नमेंट। किसके थ्रू? अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक। कंपनीज को कौन गवर्न करता है? कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये कंपनीज को रेगुलेट करता है, कंपनीज को रेगुलेट करता है। जैसे सेबी, सेबी ये भी क्या है? ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये भी कंपनी से रिलेटेड रूल बनाता है। तो मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट कैसे इन्फोर्स करवाएगी? लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, अब कोई लॉ ब्रीच करे तो क्या एमपी साहब आएंगे क्या? नहीं। कौन उसे इन्फोर्स करवाएगा? टैक्स भरवाई, वरना एक्शन होगा। कंपनी को, हाँ जी कैसे कंपनी बननी है, गलत किया तो एक्शन। ये सब क्या है? सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मैनेज करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स मैनेज करेगा। तो इस तरह से सरकार की अथॉरिटीज हैं उसको इन्फोर्स करवाने की। नहीं करता तो सरकार उस पर क्या लेगी? एक्शन। अब मान लो मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, उसे इन्फोर्स करवाना किसका काम है? पुलिस। पुलिस चेक करती है ना, चालान चेक करती है, तरह तरह के स्पीड के टेस्ट करती है, तरह तरह के लाइसेंस, ये तो सरकार की अथॉरिटीज। जैसे आरटी ऑफिस बना दिया, वो सारे आपके लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, तो सरकार लॉ को क्या करवाएगी? इंप्लीमेंट करवाएगी। फिर 3 पिलर हैं लॉ के। एक तो लॉ मेकर, सेकंड कौन हो गया? लॉ इंप्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटी, थर्ड कौन हो गया? कोर्ट। हाँ जी, कोर्ट क्या करता है? क्या करता है कोर्ट? हाँ जी, हाँ जी बेटा करो कोशिश। कोर्ट क्या करता है? जय साहब क्या करता है कोर्ट? कोर्ट कहता है लाइसेंस बनवाओ। कोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई मेन जो रिक्वायरमेंट है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए, व्हाट्स द मीन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लॉ, उसको क्लियर करने के लिए नेता नो, पुलिस या सीबीडीटी और ये सीबीसी वगैरह नो, कौन हेल्प करेगा? कोर्ट। कोर्ट याद रखना लॉ मेकर नहीं है, कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं, जज लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने या असेंबली ने। जय साहब अपनी बाउंड्री में रहो।
सिर्फ ये बताओ कि भैया ये जो डिस्प्यूट है आपके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, क्या सही और क्या गलत है, इंटरप्रिटेशन की बात करता है क्या कोर्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा या रोड सेफ्टी एक्ट कह लो, उसमें लिखा कि भाई अगर आप टू व्हीलर मोटर व्हीकल चला रहे हैं ऑन रोड तो हेलमेट वेयर करना जरूरी है, विदाउट हेलमेट ऑन रोड आप नहीं जा सकते, लिखा। या कार ड्राइविंग करनी है ऑन रोड, कार ड्राइविंग ऑन रोड तो आपको क्या वेयर करनी है, टाई करनी है, सीट। एक आदमी जैसे वो बड़ी बड़ी पार्किंग, अपने हुड्डा में जाओ बड़ी बड़ी पार्किंग है, या बिग सिटीज में आप ओएचएम में जाते हो बहुत बड़ी पार्किंग है ना, मेन रोड के बाद पीछे तक पार्किंग है, क्योंकि गाड़ी में जाना पड़ता है और बड़े गाड़ियों के लिए बड़ी पार्किंग की जरूरत होती है। एक आदमी जैसे सपोज चंडीगढ़ में था, सेक्टर 17 की बहुत बड़ी पार्किंग है, वहां पार्किंग में व्हीकल लगा रहा है, जा रहा है इधर उधर, पुलिस वालों ने रोक लिया, कहता सीट बेल्ट नहीं है चालान होगा, सीट बेल्ट नहीं लगी तेरे चालान होगा। वो आदमी कहता चालान नहीं हो सकता सर, ये तो पार्किंग में घूम रहा हूं, यहां कैसा चालान। पुलिस वाला कहता है व्हीकल तो चला रहा है, एक्सीडेंट तो यहां भी हो सकता है, चालान होगा। कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि रोड पे चालान है, तो रोड की डेफिनेशन क्या है, रोड की डेफिनेशन है कि रोड वो है जो एक डेस्टिनेशन को दूसरे डेस्टिनेशन से मिलाती है, ज्वाइन करती है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, दैट इज रोड। और ये जो पार्किंग में घूम रहा है, चाहे पक्की कंक्रीट की रोड है, तो ये रोड नहीं है वो वाली जिस पे तुम चलान कर सको, ये पार्किंग लॉट है, पार्किंग एरिया है, नॉट अ रोड फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, चलान नहीं हो सकता। कोर्ट ने क्या किया, उसे इंटरप्रेट किया, कोर्ट की जरूरत इसलिए है। अब लॉ में लिख दिया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक्ट, जैसे वहां आपने सुना होगा ना, जब मिलिटेंट्स को लोग ये अपने आर्मी वाले घेर लेते हैं, कॉर्डन कर लेते हैं, तो मिलिटेंट्स की सपोर्ट करने के लिए लोकल पब्लिक आ जाती है, सुना होगा आपने, वो उनकी सपोर्टर है। कुछ पब्लिक ऐसी है अपने कश्मीर में आज भी जो मिलिटेंट्स की सपोर्टर है, पाकिस्तान की सपोर्टर है, वो ना अपने आर्मी के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि मिलिटेंट्स भाग जाए, पत्थर मारने शुरू कर देते हैं, सुना होगा आपने, ताकि आर्मी वाले कंफ्यूज हो जाएं और वो मिलिटेंट्स भाग जाएं। तो एक्ट में लिखा गया स्टोन पेल्टिंग इन स्ट्रीट इज पनिशेबल एक्ट, सजा मिलेगी, सजा लिख दी गई भाई, जो गलियों में पत्थर फेंकते हैं, स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। एक आदमी घर के ऊपर से पत्थर मार रहा था, कहता है सर लॉ में तो लिखा है स्टोन पेल्टिंग इन द स्ट्रीट्स रोड्स पनिशेबल है, मैं तो सर अपनी बालकनी से पत्थर मार रहा था, वहां बालकनी तो वर्ड नहीं है, वहां तो स्ट्रीट वर्ड है, बालकनी तो नहीं है, बताओ कहां है। कोर्ट में गया केस कि सर इंटेंशन तो लॉ की यही है ना कि किसी को पत्थर मारना गलत है, जब वो स्ट्रीट में मारा, रोड पे मारा या घर की छत से मारा, बात तो एक ही है। कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया यस कि जो लॉ है ना उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन यह है कि किसी को पत्थर मारने पे यह सजा मिलेगी, किसी को हर्ट करने पे, तू कहीं से मर्जी पत्थर मार, लॉ का सेंस यही है, लिटरल मीनिंग पे ना जाओ, इंटेंशन पे जाओ। कोर्ट ने कहा इसको भी उठा लो, इसने जो घर के ऊपर से मारा पत्थर, समझे। तो कोर्ट की जरूरत क्या है, यस। एक केस हो गया सुनना, रेक्स वर्सेस कार्लसन, एक केस है लिटरल वर्डिंग को लेके। लिटरल होता है जो लिखा है बस उससे चिपक गया, जो लिखा है बस, लिटरल वर्डिंग ऑफ लॉ, उसको लेके रूल है। एक कंपनी में प्रोस्पेक्टस, हाँ जी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हाँ बेटा आपका नेम क्या आपका, अच्छा हाँ जी, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सुना प्रोस्पेक्टस, हाँ जी बिल्कुल। स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, प्रोस्पेक्टस, हु आर द फैकल्टी मेंबर ऑफ द कॉलेज,
प्लेग्राउंड, फैसिलिटीज, लाइब्रेरीज, सब कुछ, ताकि आप वेल अवेयर हो जाओ कॉलेज का क्या है सिस्टम। देन आफ्टर आप एडमिशन लो। अगर वो प्रोस्पेक्टस झूठा हो तो आप अपना एडमिशन क्या करवा सकते हैं, कैंसिल, पैसे वापस, और कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो इसी तरह कंपनी भी इशू करती है ना। कंपनी क्यों इशू करती है प्रोस्पेक्टस? टू इशू शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा। तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एक कंपनी ने कहा, रेक्स कार्लसन का फेमस केस है, रेक्स वर्सेस कार्लसन। ऐसा है, हमारे लॉ बना कौन गए, कौन बनाएगी लॉ? पार्लियामेंट तो फिर कब बना आपको पता है? इंडिपेंडेंट इंडिया में तो 47 के बाद बना। और हमारा रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ही सही इन्फोर्सिबिलिटी हुई लॉज की। चलो, जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए हमारे यहां, उन्होंने लॉ बनाए। अगर ब्रिटिशर्स ना आते ना, आज भी बीरबल की सलाह पे अकबर फांसी लगा रहा होता लोगों को। ऐसी तो कैसी तो वो पनिशमेंट होती थी, आपको पता है। उन्होंने कान भर दिए राजा के, राजा कहता हाथी के नीचे दे दो इसे, इसको फांसी लगा दो। कौन सी कोर्ट, कौन सी सुनवाई, साजिश ही होती थी, आपको पता है। और वो तो एक दूसरे को मार देते थे, आपको पता है, किंगडम के चक्कर में। हिंदू तो फिर भी नहीं, मुगल तो ऐसे ही करते थे, भाई भाई को मार देते थे। बड़े वाले को छोटे वाले ने लटका दिया, कहता मैं बनूंगा किंग, ऐसे ही होता था। तो वहां पे कौन से लॉ थे? कम से कम ब्रिटिशर्स आए यहां और उन्होंने क्या है, लॉ बनाए, कोर्ट बनाई, स्टडी करवाई, एडवोकेट बिठाए। ठीक है, आपके माइंड में आया होगा कि भगत सिंह को फांसी दे दी, उसको फांसी, ठीक है दी, बायस्ड होंगे वो। बायस्ड तो अब क्या हिंदुस्तान में नहीं है क्या? आज भी यहाँ जज भी पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले ब्राइब लेते पकड़े जाते हैं। तो बायस थे वो, लेकिन एक सिस्टम तो बनाया ना उन्होंने कि भी दोनों तरफ आप क्या वकील केस लड़ेंगे, आप अपनी बात रख सकते हो, फिर प्रूव होगा तो फांसी होगी या जेल होगी। बनाया ना सिस्टम। ना होते वो तो पता नहीं क्या चल रहा हो। इंडिया में बड़े लॉ बना गए। आप देखो इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैं बात करता हूं बड़ी हैरानी होती कई बार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें आप चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा पढ़ते हो। ये पता कब बना गए वो? 1881 में। आप ये देखो ना, इंडिया में बना गए कब? 1881 में। और आज भी 90% हिंदुस्तानियों को चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज देखने नहीं आते। क्या है, किताबों में तो भरे पड़े, आप भी +2 में मिनट लगाते हो, बिल आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको दे दिया, उसको दे दिया, बीपी पढ़ते हो ना। ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं, पढ़ोगे आप अकाउंट में। बिल डिस्काउंट करा लिया, मजाक की तरह लगता ना उन क्लासों में। इतनी बड़ी फाइल होती है बिल की, बिल व्यापारी व्यापारी पे लिखता है, यूं नहीं राजन ने सोहन को दे दिया। किताबों में दौड़ रहे हैं ऐसे बिल, रियल लाइफ में नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, इतनी इतनी बड़ी बिल डिस्काउंट की फाइल होती है, उसके नीचे इतने डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जाके बिल डिस्काउंट होते हैं, करोड़ों के बिल होते हैं। चलो, बिल चेक तो चलो अपन यूज करते हैं, देखते हैं ये सब इनके रूल कब बना गए? 1881। आप सोचो उनके अपने कंट्री में कब बने होंगे ना। ठीक है, हमारा देश महान है, महान रहेगा, लेकिन आप देखो ना उनकी सोसाइटी सिविलाइज थी ना। कब से उन्होंने लॉ पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया होगा? इंडिया में ले आए 1881 में। तो उनके अपने वहां तो बहुत पुराने लॉ चल रहे हैं ना। तो उनकी सोसाइटी तो हमसे ज्यादा सिविलाइज पहले से रही, पढ़ी लिखी रही है, तो मानना ही पड़ेगा। चलो, तो लो तरह तरह के लो ब्रिटिशर्स लाए। चलो, कुछ अपन इंडिया में भी बनाए, आज भी कुछ लोग क्या ब्रिटिश इरा के चल रहे हैं। चलो, अभी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू सुना होगा, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उनके फादर साहब थे मोतीलाल नेहरू, सुना है नेम? उनके बारे में एक फेमस बात है, क्या? मोतीलाल नेहरू रिनाउंड एडवोकेट थे उस वक्त के, अंग्रेज भी डरते थे उस जमाने के। क्या हुआ, ब्रिटिश जो उनके अपने लोग थे, इंडिया में लोग क्या, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में उनका ही कब्जा था। आज भी ऑस्ट्रेलिया का कोई क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, बड़े खुश हो गए, ये तो मेरे को आता है, क्योंकि वो भी वही लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के, हम भी वही पढ़ रहे हैं, गुलाम हम भी थे, वो भी थे। तो इसलिए क्या है, उनके लोग हमारे लोग काफी कुछ क्या है, सेम ही है। वहां भी वर्डिंग सेम ही चल रही है आज भी।
अंग्रेजों की दी हुई। चलो, मोतीलाल नेहरू, उनके बारे में एक फेमस केस है। क्या ब्रिटिशर के लॉ में लिखा था फांसी देनी है तो उसमें लिखा था टू बी हैंग्ड, टू बी हैंग, टू बी हैंग। तो भैया एक आदमी को फांसी सुना दी गई, टू बी हैंग्ड। मोतीलाल नेहरू पहुंच गए वहां जहां फांसी होनी थी टाइम पे। उन्होंने वो कपड़ा डाला, फंदा जो होता है राउंड, वो लगाया रस्सी। तो मोतीलाल नेहरू कहते हैं हाँ जी हटा दो, बस हो गया काम ओवर। आपने क्या कहा? टू बी हैंग्ड। अब हमेशा जुल्ले दी जाने गए इसको, टू बी हैंग, हैंग कर दिया और मिनट में कह दिया इसको खोल दो। क्यों, कितनी देर हैंग करे रखना है ये तो जज ने नहीं बताया, हैंग कर दिया इसको, छोड़ दो, बंदा बच गया, बंदा बचा लिया उन्होंने। तब के बाद जज ने कहना शुरू कर दिया, लॉ में चेंज कर दिया, टू बी हैंग टिल डेथ। उसके बाद लॉ में ये वर्डिंग जोड़ी गई टिल डेथ। तब तक ये नहीं था टू बी हैंग, और उन्होंने एक पर्सन को यूं ही बचा लिया। उसके बाद वर्ड यूज होने लगा, कब तक टांगे रखो? टिल डेथ। ये सिस्टम है। तो लॉ मेकर ने लॉ बनाए, हमारे लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट, सुभाष चंद्र बोस एडवोकेट, पंडित वो अपना पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल एडवोकेट। तो ये सारे उस जमाने में भी एडवोकेट थे, प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, भगत सिंह का केस लड़ने के लिए बड़े लोग तैयार हुए, लेकिन वो बचना ही नहीं चाहते थे ना। वो चाहते थे कि मैसेज जाए सोसाइटी में मेरी फांसी से। अदरवाइज उनका केस भी बड़े बड़े एडवोकेट्स लड़ना चाहते थे, उन्होंने खुद को डिफेंड नहीं किया। अदरवाइज केस तो चला था ना, दो चार उनके साथी लोग पकड़ के उनको तैयार किया पुलिस ने कि हाँ भाई ये लोगों ने बम फेंका था, तो जा मतलब तैयारी की ना उन्होंने सारी, मनमर्जी तो नहीं, ट्रायल चलाया, तब फैसले होते थे। चलो, तो मैं ये कह रहा था लॉ की वर्डिंग को लेके लिटरल वर्डिंग ऑफ लॉ पे ना जाओ, कई बार सेंस पे भी जाना पड़ता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा था, एक कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी क्या लास्ट 5 ईयर्स से क्या दे रही है? डिविडेंड। एक प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ था जिसमें लिखा था कंपनी 5 ईयर्स से क्या दे रही है? डिविडेंड। तो बार ने, रेक्स काल्सन वाला जो केस है इसमें, बार ने क्या किया, सब्सक्राइबर ने पढ़ा, देखा यार कंपनी अच्छी है, 5 साल से क्या दे रही है? डिविडेंड। तो उन्होंने क्या किया? शेयर खरीद लिए। बाद में पता लगा कंपनी लास्ट 2 ईयर से क्या है? लास्ट 2 ईयर से कंपनी सफर कर रही है लॉसेस। डिविडेंड कहां से बांट रही थी? अपनी असेट्स में से। देयर इज नो प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल, जो पड़ा था पैसा वो बांट दिया गया था। रियल में कंपनी क्या थी? लॉस में। बंदे ने शेयर खरीद लिया और केस डाल दिया कंपनी पे कि भाई ये झूठा स्टेटमेंट है, आपने झूठ बोला सर, आपने कहा था डिविडेंड दे रहे हैं। कंपनी ने कहा हाँ चेक कर लो, डिविडेंड दे रहे हैं हम 5 साल से, हमने यही कहा ना डिविडेंड दे रहे हैं, चेक कर लो, दिया है। वो कहता है सर आपने तो ये बढ़ा चढ़ा के बताया, विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कंपनी अच्छी है, आप डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन आप तो डिविडेंड कहां से दे रहे हैं? कैपिटल से। बर्बादी का काम कर रहे हैं आप तो, ये तो गलत है, अच्छी कंपनी नहीं है। कोर्ट में क्या केस? कोर्ट में कंपनी का कहना है सर हमने कहा डिविडेंड दे रहे हैं, देख लो दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो बताओ। लेकिन कोर्ट ने कहा तुम्हारी इंटेंशन क्या है? तुम्हारी इंटेंशन क्या है? अच्छी पिक्चर दिखाने की, जबकि रियल में तुम तो 2 साल से क्या हो? लॉस में हो, रियलिटी कुछ और है। तो ये गलत है, कोर्ट ने कहा ये गलत है, इसको क्या है? रिजेक्ट करने का राइट दिया। क्लियर? कोर्ट ने इसे क्या किया? इंटरप्रेट किया। महाभारत देखिए, सुनिए, सुनी होगी। कौरवों और पांडवों के गुरु थे एक, क्या नेम था? कौन? यस, गुरु द्रोणाचार्य, दोनों के गुरु थे। उनका बेटा था
सन ऑफ गुरु द्रोण। अश्वत्थामा उनका बेटा था। जब लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की, तब क्या गुरु द्रोणाचार्य जो है राजा के साथ हुए। उस वक्त धृतराष्ट्र वहां के राजा थे कौरवों के, तो उन्होंने उनका साथ दिया। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे इस तरह। तो जब वो कुरुक्षेत्र चल रही थी तो गुरु तो फिर गुरु ही है ना, वो किसी के काबू नहीं आ रहे थे पांडवों के। अब इनको रास्ते से हटाए कौन, और जब तक ये नहीं हटेंगे तो तब तक जीत नहीं सकते। तो एक गेम प्लान खेला गया, क्या, इनको हटाने के लिए। इनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था, और नो डाउट फादर हैं तो अपने बेटे से प्यार बहुत करते थे। एक हाथी ढूंढा गया जिसका नाम क्या था, अश्वत्थामा। हाथी ढूंढा गया जिसका नाम था अश्वत्थामा। उसको भीम और इन्होंने मार दिया। हाथी को, हाथी था अश्वत्थामा नाम का, मार दिया। और गुरु द्रोणाचार्य के पास आके किसी ने शोर मचा दिया पब्लिकली, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब उनको पता लगा मेरा बेटा मारा गया, तो उन्होंने सोचा जाके पूछे पांडवों से भी रियल में क्या सच्चाई है। उनको भी पता था वो पूछने आएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो उन्होंने ना सारी तैयारी कर रखी थी पांडवों ने। क्या, गुरु आए, कहते जी हाँ क्या ये सच है। युधिष्ठिर उन पांडवों का बड़ा जो था, युधिष्ठिर क्या ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उसने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया। जब उन्होंने कहा नर नहीं जानवर, ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया, गुरु को इतनी बात सुनी। जब उसने आगे बोला नर नहीं जानवर, तो ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उनको सुनी नहीं ये बात कि जानवर अश्वत्थामा मारा गया है, उनका बेटा नहीं, ये बात सुनी नहीं। नगाड़े ढोल बजा, गेम प्लान पूरा। और उन्होंने सोचा मेरा बेटा मारा गया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, बैठ गए जमीन पे, और किसी ने उनका मार दिया उनको। तो देखो अब वर्डिंग, बात वर्डिंग की है ना। वर्डिंग आपने ये कहने की कोशिश की अश्वत्थामा मारा गया, लिटरल मीनिंग भी सही है उस वर्डिंग का कि हाँ ठीक है मारा गया, लेकिन आपकी इंटेंशन तो कुछ और है ना। आपकी इंटेंशन तो उनको क्या है, ये बताने की कि उनका बेटा, इंटेंशन की बात है, ठीक है। तो वो लड़ाई है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, वो चीज। चलो, कहने का मतलब लिटरल मीनिंग में कई बार नहीं जाते। यहां पे कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर का केस हमारे सिलेबस में मिलता भी है। समझ आइए। अब क्या हुआ, एक्ट में लिख दिया गया अगर आपने कुछ भी गलत किया, मान लो बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, ही इज टू बी पनिश्ड। उन्होंने लिख दिया ही इज टू बी पनिश्ड। मान लो बिना हेलमेट, आपका नेम क्या बेटा, चारू, बिना हेलमेट से चारू जा रही हैं, पुलिस वालों ने रोका और उन्होंने कहा बेटा फाइन लगेगा 1000 रुपए। ये कहती फाइन कैसे लगेगा, एक्ट में तो लिखा हुआ है ही इज टू बी पनिश्ड, आई एम शी नॉट ही। फाइन तो किस पे लगेगा, ही इज टू बी पनिश्ड, लड़कों के लिए है। नो, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भाई बार बार ही शी स्लैश लगा के लिखे बड़ा पड़ा रहेगा, ऐसी लो बार बार इरिटेशन होती, बार बार स्लैश लगा के ही शी, ही इंक्लूड शी। लो ने कहा, कोर्ट ने कहा ही इंक्लूड्स शी। एक्ट में जहां भी ही लिखा है तो इट इंक्लूड्स शी। तो एक्ट ने उसे क्या किया, इंटरप्रेट किया कि हाँ इसका लिटरल मीनिंग ना देखो ही, इसका मतलब यह लिखने का, समझ गए। तो कई बार इस तरह के केसेस आमने सामना होता है तो कोर्ट उसका क्लैरिफिकेशन करता है। जो लॉ है ना वो दो तरह के हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। जैसे मर्डर कर दिया, आग लगा दी कहीं, बड़े जिसमें जेल फांसी सब होता है, क्रिमिनल लॉ। इसमें तो एफआईआर लॉ जो होती है विद पुलिस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस के पास क्या लॉ होगी, एफआईआर, पुलिस इंक्वायरी करेगी, देन आफ्टर आप आगे कोर्ट में फॉलो करेंगे। लेकिन सिविल लॉ मतलब रूटीन के लॉ, इसके अंदर बिजनेस लॉ आते हैं, यानी इसमें डायरेक्ट टू कोर्ट, आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा मेरे पैसे नहीं दे रहा, जैसा सामान ऑर्डर दिया था ये सामान नहीं दे रहा, इस तरह के झगड़े जो हैं वो क्या है,
सिविल लॉ। इसमें कोई फंसी वंसी नहीं होनी है, जेल वेल नॉर्मली नहीं है। इनमें क्या होता है, सिर्फ पैसा इधर उधर, मेरे पैसे नहीं दे रहा सर, पैसे दिलवा दो, इस तरह मेरा रेंट नहीं दे रहा, मींस सिविल लॉ इसमें ही कवर है हमारा ये बिजनेस लॉ जो सिलेबस के अंदर है, जिसे हमें पढ़ना है, बिजनेस से रिलेटेड लॉ, जिसे कुछ लोग मर्केंटाइल लॉ भी कह सकते हैं या कमर्शियल लॉ भी कह सकते हैं। हमें वो लॉ पढ़ने हैं। सिलेबस का पार्ट जो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी हमने देख लिया, लॉ क्या है, कौन बनाता है, टाइम टू टाइम लॉ बनाए जाते हैं जैसे जैसे जरूरत समझी गई, लेकिन कौन बनाएगा, कैसे इन्फोर्स होगा। लेकिन हमें लॉ पढ़ने हैं, सिविल लॉ, जो कि क्या है, बिजनेस लॉ, इसी में कवर होता है बिजनेस के डिस्प्यूट। जैसे पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया, उसके क्या हुआ, सपोज ABC पार्टनर थे, पार्टनरशिप पढ़ा है ना आपने, उसका लॉ भी पढ़ेंगे, कैसे पार्टनरशिप बनेगी, कैसे डिस्प्यूट सेटल होंगे। क्या हुआ, एक केस देखना, रियल केस है ये भी, ए की वाइफ बी की वाइफ का झगड़ा हुआ, किसी पार्टी में पार्टनर ए और बी की वाइफ का झगड़ा हुआ। ए की वाइफ, एज वाइफ beaten by B's वाइफ, ए की वाइफ की पिटाई हुई, बी की वाइफ ने पीटा। अब ए की वाइफ पिटी है तो अपने हस्बैंड को बताती है, हस्बैंड मन ही मन तो खुश हो रहा है कि चलो पहले तू मेरा नंबर लगाती है, अब तेरा नंबर लग गया, लेकिन कह रहा हाँ हाँ बुरा हुआ बुरा हुआ। क्या, अब सुनो, ए ने क्या किया, बी की वाइफ ने पिटा, ए ने जाके सी से सेटिंग की कि यार ये बी खतरनाक है, ये तो कह नहीं रहा उसकी वाइफ खतरनाक है, कहता है बी अच्छा बंदा नहीं, आप पैसे निकाल देते हैं, लॉ में लिखा है कि मेजोरिटी के साथ पार्टनर को निकाला जा सकता है, यू आर 5 पार्टनर्स, किसी को निकालना है तो मोर देन ½ % कहेंगे निकाल दो तो निकाल देंगे। यस, ए और सी ने सेटिंग कर ली कि आप बी को क्या कर देते हैं, ए एंड बी एक्सपेल सी, उन्होंने सॉरी ए एंड सी ने किसको एक्सपेल कर दिया, बी को, मत आना छुट्टी, तेरे को फर्म से निकालते। बी कहता है सर मेरी गलती क्या है, क्या बस छुट्टी, तेरे को हम नहीं रखते। बी कोर्ट में चला गया, कहता जैसा मुझे गलत तरीके से निकाल दिया, कोर्ट को रीजन पता लगा कि भाई ये तो पर्सनल रीजन है यार, वाइफ को पीटा ये तो पर्सनल रीजन है। क्या बी ने बिजनेस में कोई फ्रॉड किया, कोई चीटिंग की, कोई धोखा, कुछ नहीं, तो इसे यूं एक्सपेल करना गलत है। कोर्ट ने इसे क्या करवा दिया, री इंडक्टेड बाय कोर्ट। कोर्ट ने कह दिया इसे वापस ले लो चुप करके, बी पार्टनरशिप में चलेगा और बी तुझे तंग करे ना, फिर आ जाना हमारे पास, फर्म ही क्या करवा देंगे, डिसॉल्व। क्योंकि पर्सनल रीजन से किसी को कोर्ट कहता है निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो मेजोरिटी के साथ। मान लो ये 3 पार्टनर है या 5 पार्टनर है, क्या नाम बेटा, सौमिल, वंश, अंकित, राघव, यश, ये 5 पार्टनर है। एक दिन इन्होंने सोचा यश को एक्सपेल कर देते हैं, फर्म से निकाल देते हैं। यश ने पूछा यार मेरी गलती क्या है यार, इकट्ठे चले थे, कहते गलती कुछ नहीं यार, 5 लोग बांटते हैं यार प्रॉफिट, थोड़ा कम ही बचता है यार, 4 बांटेंगे हम, तुम जाओ। क्या ये सही रीजन है, कहता क्यों, ज्यादा हो रहे हो तो तुम चले जाओ, सौमिल चला जाए, वंश चला जाए, मेरा ही क्यों नंबर लगाया, नहीं यार तू ही जाओ। तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगा ही शुड बी रीइंडक्टेड अगेन, ये सही रीजन नहीं। और अगर अब भी तुमने इससे बदतमीजी की, इसे निकाला कोशिश की, तो कोर्ट क्या करवा देगा, फर्म, ये सही रीजन नहीं है भैया, ऐसे नहीं निकाल सकते, या तो फिर हम क्या कर लो, डिसॉल्व कर लो। तो लॉ में लिखा गया, तो लॉ में क्या है क्या नहीं वो पढ़ के पता लगेगा। पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पढ़ा, कंपनी का पढ़ा, यहां पे आप क्या पढ़ेंगे, उसका लॉ क्या है, उनके डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, पार्टनर का, कंपनी का, हाउ वी कैन फॉर्म अ कंपनी, ये बिजनेस लॉ सब्जेक्ट हमें ये सारी चीजें बता देगा, क्या है क्या नहीं। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा इसमें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा,
मान लो एक आदमी किसी दुकानदार से ये ग्लास लेके आ रहा है, शीशा, किसी गाड़ी में आ रहा है, मान लो मेरी गाड़ी, मेरा सामान आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सारा ग्लास टूट गया। वो अब ये नुकसान किसका है? लड़ते मरते रहेंगे बायर और दुकानदार। तो लोग क्या कहता है? लोग कहता है वो गाड़ी किसकी थी? अगर वो गाड़ी होम डिलीवरी देते हैं, आपके यहां पहुंचा के आते हैं, वो होम डिलीवरी देते हैं, तो ये नुकसान किसका है? सेलर का। जोमेटो वाला पिज्जा लेके आता है कि नहीं आता? आता होगा जोमेटो वाला। अब रास्ते में कुछ हो जाए, 5-6 पीस पिज्जा थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये नुकसान किसका है? आपका नहीं है, जोमेटो भरेगा, होम डिलीवरी तक सारी ड्यूटी उनकी है। लेकिन अगर वो ग्लास मेरी गाड़ी में आ रहे होते, दुकानदार ने कहा भाई साहब ले जाओ, ले जाओ उठा लो, और मैं अपनी गाड़ी में ला रहा हूं और एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान किसका है? बायर का। अक्सर आप ना एलईडी लेने जाओ, फ्रिज वॉशिंग मशीन लेने जाओ, दुकानदार को आपको जी आपकी कोई गाड़ी, कहता हमारी कोई गाड़ी नहीं होती सर, मंगवा लो, वो सामने खड़े हैं। वो आपको लगता है यार 50,000 की चीज ले ली, घर भी नहीं पहुंचा रहा। पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में सोचा करता था यार इतनी फैसिलिटी नहीं देते, घर पहुंचा दें 150 रुपए, गाड़ी अपनी कर दें, हम ढूंढते फिरते इधर उधर। अब आप समझ गए वो क्यों नहीं करता ऐसा, समझ गए ना कि वो रिस्क किसका है रास्ते का। अगर वो अपनी गाड़ी में डाल के कहेगा सर आप निश्चिंत हो जाओ, जाओ घर पहुंचा दूंगा, रास्ते में कुछ हो जाए तो उसके जिम्मे आ जाएगा। और आपने गाड़ी हार की इधर उधर से, तो उस गाड़ी में जा रहा है, रास्ते में नुकसान हुआ तो किसका होगा? बाहर का। समझ गए? दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्रोवाइडिंग कैरीज फैसिलिटी, उसकी वजह है। तो ये लॉ मेकर ने जो लॉ बनाए हैं, बिजनेस में डिस्प्यूट हो जाते हैं कि ये नुकसान किसका है, वो सारी बातें ये सेट करेंगे। क्या नहीं बताया बेटा? यश। यश एक दिन गोलगप्पे लेने चला गया, खाते होंगे गोलगप्पे, एक कह रहा मैं तो छोड़ता ही नहीं। मान लो 200 रुपए के गोलगप्पे लिए इन्होंने, ऑर्डर दिया, घर में गेस्ट आए हुए हैं, इन्होंने गोलगप्पे लेने हैं, लक्ष्मी स्वीट्स पे या चावला पे या गीता ओन वाली गली फेमस, वहां इन्होंने क्या है 200 रुपए के पैक करवाए। ठीक है, उसको कह दिया भैया मैं अभी आ रहा हूं, तू पैक कर, 10 मिनट में आ जाऊंगा, तू पैक करके रख, 10 मिनट में ले लूंगा। अब क्या हुआ, इसके जाते ही बारिश हो गई बहुत जबरदस्त। दुकान के अंदर है गोलगप्पे, वो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बारिश बाहर होगी जबरदस्त। जब ये आया, गोलगप्पे लिए इसने, 200 रुपए दे रखे थे, जब उठा के जाने लगा तो इसके हाथ जैसे वो नीचे गिर गया या कुछ, वो टूटे नहीं। इसे फील हुआ भाई यार ये क्या, मॉइस्चर पकड़ लेते हैं तो वो टूटेंगे ना, क्रंची क्रिस्पी होंगे तो ही टूटेंगे वो। ये समझ गया कि ये तो मॉइस्चर पकड़ लिया इन्होंने, उस वजह से ये तो खाने लायक नहीं रहेंगे। ये कहता है जी गोलगप्पे तो खराब है, मैं नहीं लेता, पैसे वापस दे। दुकानदार कहता है सर माल पैक हो चुका है, अब आपके पैसे वापस नहीं होंगे, ये तेरा नुकसान है। आप कह रहे हो तेरा नुकसान है, किसका नुकसान है? अब लो क्या कहता है? क्या नहीं बताया? अंकित कहता लो बाद में देखूंगा, मैं तो उसको गले से पकड़ लूंगा। पैसे देता है कि नहीं देता? देखो ये तो हिंदुस्तान है, यहां क्या होता है क्या नहीं होता लो से अलग होता है, लेकिन हमें लो तो पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। लो कहता है कि भाई प्रूव करने पे है, क्या वो गोलगप्पे पैक पहले हो गए थे बारिश आने से? फिर तो वो सामान किसका हो चुका था? क्या नाम है? यश। फिर तो बाहर यश का हो चुका था। और अगर बारिश आई उसके बाद उसने पैक किया, यानी ठंडी हवा चल गई बारिश के साथ, मॉइस्चर पकड़ लिया उन्होंने, उसके बाद पैक हुए, तो नुकसान किसका है? सेलर का। अब ये प्रूव कैसे होगा? पड़ोस में जब ये गोलगप्पे खा रहे थे, पड़ोस में राघव भी फैमिली के साथ वहां पे आया हुआ था, जब ये इन्होंने ऑर्डर दिया तो राघव वहीं खड़ा है, बारिश होगी गया नहीं। राघव से पूछा गया हाँ भाई साहब आपने देखा होगा ये बड़ा सा पॉलीथीन में डाल रहा था गोलगप्पे, बारिश शुरू हो चुकी थी भाई साहब तब, या उससे पहले की बात है? राघव ने सोच के बताया नहीं नहीं साहब बारिश तो खत्म होने वाली, अभी 2 मिनट पहले ही पैक किए इसने, तो बारिश तो कितनी देर से शुरू होगी, इसने तो अभी पैक किए हैं फ्री हो गए। मीन्स प्रूव हो गया, बारिश होने के बाद गोलगप्पे पैक किए, जब बारिश हो गई थी शुरू तो हवा चलने से वो मॉइस्चर पकड़ गए, इट मीन्स वो ऑलरेडी क्या हो चुके थे? खराब। देन आफ्टर वो क्या हुए? पैक।
ये नुकसान किसका है? सेलर। अब ये लो में लिखा है, जो लो आप पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? ऋषभ। जामुन खाए होंगे? जामुन अब आएंगे जून में, खाना बहुत बढ़िया चीज है जामुन। क्या हुआ, वो जामुन छांट छांट के उठाते ना, महंगे होते हैं शुरू में, काफी महंगे होते हैं। जैसे मैंगो आजकल 200-250 रुपए किलो चल रहा है, धीरे धीरे सस्ता होगा। वैसे जामुन आएंगे शुरू में, ब्लैक कलर वाले अच्छे होते हैं, वो बंदा छांट छांट के लेता है। क्या हुआ, ऋषभ जामुन ले रहे थे, एक रेडी पे लगी होती है, यहीं लगी होती है पार्क के बाद। जामुन छांट रहे थे 250 रुपए किलो, 2 किलो लेने थे। इन्होंने क्या है, पॉलीथीन लिया, जामुन छांटने शुरू की, जामुन छांटने शुरू, 250 रुपए किलो, ठीक है। अब क्या हुआ, पीछे से एक रेडी वाला पास से जा रहा था, वो आवाजें लगा रहा था, जामुन ले लो 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, आवाज और ऊंची लगा रहा था, मैं धीरे बोल रहा हूं। वो कह रहा था 180 रुपए किलो जामुन ले लो। जैसे ही ऋषभ को पता लगा पीछे वाली रेडी वाला तो कितने में आवाज लगा रहा है, 180 रुपए, और ये कितने में दे रहा है मेरे को, 250, 2 किलो 500 के, और वो देगा 360। ऋषभ ने एक बार मुड़ के देखा, उसके जामुन भी डबल साइज, बहुत बढ़िया वाले, मस्त वाले, डबल। अब इसका मन बदल गया, भैया 500 इसको दें और बढ़िया भी नहीं, और पीछे वाला हवाई लगा रहा है कितने में, 360 में दे देगा। अब क्या कहते हो, ऋषभ पीछे हट सकता है, बैकआउट कर सकता है, नहीं लेने, वो ना को क्या औकात है उसकी रेडी वाले की, वो उस पे ना जाओ, लो में जाओ। लो क्या कहता है? हाँ जी, क्या ऋषभ बैकआउट कर सकता है, जामुन लेने से इनकार कर सकता है? लो बताता है मीनिंग इस बात का कि जामुन अगर तो ऋषभ के हो चुके, फिर तो ऋषभ वापस नहीं हट सकता। अगर अभी जामुन ऋषभ के नहीं हुए तो ऋषभ बैकआउट कर सकता है। अब ऋषभ के होंगे कब? पता लगा जामुन छांट लिए इसने, 2 किलो वहां वेट पे रखे और तोल लिए, और उसको नोट लगा दी, पॉलिथीन को गांठ लगा दी। इट मींस जामुन फाइनल हो गए किसके? 2 किलो ऋषभ के। अब ऋषभ तुम पीछे नहीं हट सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। लो ये कहता है 360 देने पड़ेंगे, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। वो बात अलग है, लड़ाई कर ले भी, मैं लेता, लेके दिखा दे पैसे, वो एक अलग इश्यू है। लो क्या कहता है, समझा? और यही तब है, ये जामुन ले रहा था, पीछे से क्या है, 2 नंदी, बड़े कांड होते हैं शहर में, आपको पता है, हमारा घूमते नहीं है नंदी सांड, बेचारा इनको कोई पूछता ही नहीं है, और ये लड़ते भी बहुत जबरदस्त है, आपको देखा होता ना, आपको गाड़ी आ जाए और आ जाए तो भाग लेना चाहिए। अभी ये बरनाला रोड एक शॉप के अंदर घुस के, वो ग्रोसरी शॉप है, उनके चोटें भी लगी, उनके ओनर बैठा था अंदर, बड़ा खतरनाक है, वेट बहुत होता है ना। तो चलो ये क्या है, जामुन ले रहा था ऋषभ, तभी क्या हुआ, 2 आवारा नंदी लड़ते आए और उन्होंने जोर से स्ट्राइक किया और रेडी पलट गई सारी। अब ये नुकसान किसका है? वो कह रहा है रेडी वाला का, भाई साहब बाकी तो देखी जाएगी, तू 300 वो 500 रुपए निकाल, 2.5 किलो 2 किलो के 500 रुपए निकाल। ऋषभ कहता है यार जामुन तो मेरे पास आई नहीं, मैं 500 क्यों दूं? अब यहां भी झगड़ा यही है, लोग इकट्ठे हो गए, फैसला कौन देगा? तो लोग कहता भैया ऋषभ के हो गए तो देने पड़ेंगे। पता लगा तोल लिए, साइड में रख दिए, ऋषभ और चीज लेने लग गया, तब रेडी पलटी। इट मींस वो किसके हो गए थे? ऋषभ के। 500 देने पड़ेंगे। अगर अभी छांट ही रहा था, आराम से छांट रहा था, एक आधा खा रहा था, साथ साथ एक आधा पॉलीथीन में डाल रहा था, अभी पूरा तोला नहीं था और रेडी पलट गई, तो ये नुकसान किसका है? सेलर का। ये प्रूव करने पे है सारी, ये लो है। ये सब टॉपिक हमें लो में पढ़ने हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के ये डिस्प्यूट होते हैं, और ये डिस्प्यूट होंगे तो फिर क्या है, कोई रूल्स तो पता हो ना क्या है, लो बनाने तो नहीं बैठेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया चोरी करना भी एक बिजनेस है, बिजनेस के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं, क्या सर चोर बताता होगा क्या मैंने चोरी की है? सही कह रहे हो, कौन बताता है? लेकिन मान लो किसी को पकड़ा गया पैसे के साथ, रेड पड़ी और उससे पूछा कहां से आए, वो कहता है मैंने चोरी की, तो क्या उसके लिए लो तब बनाने बैठोगे? यहां चोर पे टैक्स कैसे लगाएं? लो तो होना चाहिए, ठीक है, भी ज्यादा केस नहीं मिलेंगे कि चोर भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर के कहे कि काम काम है और मैं अब चोरी की रिटर्न भरूं, लेकिन रूल तो होना चाहिए ना।
तब आ गया कोई केस, किसी का दिमाग घूम गया, कहते हैं मुझ पे टैक्स लगा लो सर, मैं प्रोफेशनल चोर हूं, इतना पैसा कमाया टैक्स लगा लो। क्या ऑफिसर उसको ये कहेगा यार तू कैसे बता सकता है, ये बताता थोड़ी होता है कोई, हमारे पास कोई रूल ही नहीं है, जा यार, ऐसे कोई बताता थोड़ी है। तो आपके पास रूल तो होने चाहिए। अब आप समझ गए हमारे लॉ इतने वास्ट क्यों हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि हर चीज के लॉ बनाते बनाते लॉ इतने हो गए, लॉ मेकर भी परेशान है, उनको भी नहीं पता हमने कौन कौन से लॉ बना दिए। और कोर्ट कम है, कोर्ट कितने का है? लिमिटेड, जज लिमिटेड। क्या होता है, केस गया कोर्ट में, आप बड़े शान से चलते हो, चलो जी कोर्ट में देखूंगा तेरे को, देख लो कोर्ट में क्या होगा, चलता रहता केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चलता रहता है। क्या होगा, 10-15 साल आप धक्के खाते हो, बाद में आपका वो गुस्सा और वो सब कुछ चला जाता है। बस स्टैंड के पास एक केस हुआ, एक बदमाश था, मैं थोड़ा बहुत उसको किसी वजह से जानता था। उनका दूध दूध का काम था, पुराने टाइम में ना लेने जाया करते थे, पुराने टाइम में लोगों के घर, तो उनके घर से दूध लाया करते थे पेरेंट्स। उनका लड़का बदमाश था, मैं भी चला जाता था, कई बार उससे बात होती। वो ना, वो और उसके दोस्त किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी की शादी में घुस गए। भैया शादी में घुस गए, पहले होता था ना पैलेस नहीं होते थे, किसी पार्क में टेंट लगा के, चलो शादी में घुस गए, किसी का फंक्शन चल रहा है तो अपना खाओ पियो निकलो। उन्होंने ड्रिंक कर ली, ड्रिंक किए बिना वो तो सोचने भी हमारी सेवा पानी हो अच्छे, भूल गए भी हम तो बिन बुलाए मेहमान है। उन्होंने क्या किया, ऑर्डर देने लगे, वेटर ये ला, प्लेट फेंक दी, वो ला। और लोग देखें भैया ये कौन है, लड़की वालों ने लड़के वालों से पूछा, उन्होंने एक दूसरे से पता लगा, ये हमारे तो ना हमारे है ना हमारे, तो पता लगा भी ये तो वैसे ही घुसे हुए लोग हैं, लड़ाई होगी। वो बदमाश थे, वो टेंट वाले वो नहीं होते बैम्बू बांस, वो निकाली उन बदमाशों ने इधर से, जिनके घर में शादी, जिसकी लड़के की शादी उसका कान कट गया, जिस लड़के की शादी, सारा होचपोच हो गया। चलो जी जैसे तैसे शादी कर दी गई, पुलिस केस फाइल कर दिया गया, उनकी जमानत होगी बदमाशों की, ठीक है, केस चलता रहा। 11-12 साल बाद मैंने उस लड़के से पूछा जिसके ऊपर केस था ये वाला, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है तेरे पे केस था वो वाला? कुछ नहीं, जाते हैं 6 महीने बाद तारीख पड़ती है, वकील को पैसे देते हैं, फिर 6 महीने बाद तारीख पड़ जाती है। चल रहा है, 12 साल से केस चल रहा था, बोल लो उसके लिए तो बड़ा इजी कह रहा है भाई, ऐसा चल रहा है। फिर मुझे 2-3 साल बाद और पता लगा कि उन्होंने केस वापस ले लिया, जिन्होंने केस डाला था, क्योंकि उनके दर्द 15 साल में खत्म हो गए, भूल भाल गए, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया। अब वो 15 साल पुराना इस तरह का केस, गुस्सा रहता है मन में। लेकिन हमारा लो ऐसा है, वो जज क्या करता है, सारी स्टडी करता है, केस चलता है, तारीखें पड़ती हैं। आपके लिए तो फ्री है नहीं जज, उसके पास इतने केस भरे पड़े हैं, 6-6 महीने साल बाद, कभी 3 महीने बाद तारीख आती, फिर वो जज स्टडी करता है, फिर सुनवाई होती चल। जब तक उस जज के माइंड में सारी बातें आती हैं, फैसला देने के नजदीक है, उसकी ट्रांसफर हो जाती है, वो आगे चला जाता है। अब इस पोस्ट पे कौन सा आ गया, नया जज, वो देखता है भैया शादी किनके थी, उसका नाम जोनू है, जिसने मारा उसका नाम ये था, अच्छा अच्छा ये उसका भाई था, ये था, सारी चीजें समझते, फाइल को, इतनी बड़ी फाइल को उसे 6 महीने साल तो समझते लग जाते हैं। 1-2 बार और तारीखें पड़ती हैं, जब वो कहीं बात पे आने की कोशिश करता है भी कौन गिल्टी है क्या, उसकी ट्रांसफर हो जाती है, नया जज आ जाता है। और यही वजह है तारीख पे तारीख चलती रहती, 30-30 40 साल केस चलते रहे, तो ये जस्टिस थोड़ी है। तो इसलिए लोग डरते हैं कोर्ट में जाने से कि भैया जस्टिस बड़ी लेट मिलता है। आपने केस सुना हो पेप्सी का, आज से बहुत साल पहले कहो ना प्यार है मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, बहुत पुरानी मूवी है, ऋतिक रोशन लॉन्च हुआ, डेब्यू मूवी थी। उसमें क्या था, उस वक्त ना कंपनी ने, ऋतिक रोशन बड़ा फेमस हुआ क्योंकि फर्स्ट डेब्यू मूवी में बहुत हिट हुई वो मूवी। पेप्सी वालों ने एक स्कीम लगा दी कि भैया उसको खोलो, ओपनिंग करो, उसके अंदर ना एक सीरियल नंबर होगा या कोई अल्फाबेट होगा, उससे आपको बनाना है इंडिया इज ग्रेट या कुछ ऐसे, तो आपको ना ऋतिक रोशन के साथ डिनर करवाया जाएगा। और ऋतिक रोशन उन दिनों में बड़ा फेमस था। कोई लड़की थी चंडीगढ़ साइड की, वो धीरे धीरे पेप्सी ज्यादा पीती होगी, उसने धीरे धीरे क्या है वो बना लिया, जो वो स्लोगन बनाना था बना लिया, और पेप्सी वालों को कहा कि भैया आ जाओ, ये देखो बना लिया, बुलाओ ऋतिक रोशन को और करवाओ डिनर इस तरह। और वो सुपरस्टार था उन दिनों की बात है, और वो उन्होंने नहीं किया, पेप्सी वालों ने वो स्पॉट जो कही थी नहीं की, लड़की ने कोर्ट में केस डाल दिया।
केस का तो आपको पता है, तारीख पे तारीख चलता रहा, 20 साल कुछ चला। अब बाद में अल्टीमेटली वो केस जीत गई। अब कंपनी वालों ने कहा कि ठीक है हमारी गलती होगी, आ जाओ ऋतिक रोशन को बुलाते हैं, डिनर करवा देते हैं। अब इतने साल बाद ऋतिक रोशन भी आके भी चला गया, एक तरह से उतनी बात रही नहीं, और वो लड़की भी मैरिज होगी, और वो कहती जैसा अब क्या करना है, अब तो मेरा ऋतिक रोशन घर ही बैठा है शादी होगी अब, तो अब क्या फायदा। तो उसने फिर एक केस डाला, भी मुझे करोड़ों रुपया दिलवाओ। क्या वो उसके बाद को ध्यान नहीं चल रहा था, वो फिर चलता रहेगा। तो ये केस है, अगर उसका तभी फैसला हो गया होता तो शायद तभी वो डिनर कर चुकी होती, यादें बन गई होती भी, ऐसे करके ही सुपरस्टार के साथ डिनर किया था। और अब यहाँ 20 साल लगा दिए कोर्ट में। तो ये ऐसे ही चलते हैं। तो इसलिए बिजनेसमैन कई बार छोटे मोटे डिस्प्यूट में तो कोर्ट में जाने से ही डरता है, यार बहुत बड़ा केस चलेगा, इस तरह का सिस्टम है। चलो, तो बिजनेस के केसेस जो हैं वो सारे अपा इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, ओनली बिजनेस कंसर्न केसेस, ताकि बिजनेस और बिजनेसमैन को एडवाइस देना आसान हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपा इसको कंटिन्यू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कल से।